हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। लद्दाख सीमा विवाद सुलझने के आसार, भारत चीन की सेना डिसएंगेजमेंट को तैयार। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार का राज बरकरार, तेजस्वी की आरजेडी बनी सबसे बड़ी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी को दी जमानत। ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी। कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू, एएमयू वाइस चांसलर बने पहले वॉलंटियर। अजीम प्रेमजी बने सबसे बड़े दानवीर, हर दिन 22 करोड़ रुपए किए दान। बीजेपी सांसद के घर से प्राचीन पिस्तौल चुराने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार। जो बाइडेन ने कहा, ट्रंप का हार स्वीकार नहीं करना शर्मनाक। और रूस ने अर्मीनिया अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख पर करवाया समझौता। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद जल्द ही सुलझ सकता है। दरअसल जानकारी है कि दोनों देशों की सीमाओं ने पूर्वी लद्दाख के सेक्टर में डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा की है, जिसके तहत दोनों देशों के जवान अप्रैल-मई वाली अपनी पुरानी यथास्थिति पर लौट जाएंगे। इस पर 6 नवंबर को चुशुल में कॉर्प्स कमांडर लेवल की 8वीं चरण की बातचीत में चर्चा हुई थी। सेना ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस पर सहमति बन गई है। हालांकि हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। मामला संवेदनशील है, इसलिए जब तक जमीन पर पूरी तरह से अमल नहीं हो जाता, तब तक वो कुछ कहने से बच रहे हैं। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के परिणाम बुधवार को तड़के 4 बजे के बाद घोषित हो गए। इस चुनाव में एनडीए को साफ बहुमत मिल चुका है। सबसे अंत में एक सीट का परिणाम घोषित हुआ, जिस पर जेडीयू ने जीत हासिल की। एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बहुमत का जादुई आंकड़ा प्राप्त कर लिया। तेजस्वी यादव की आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी 74 सीटों के साथ सबसे दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। बिहार चुनाव के नतीजों में ओवैसी और वाम दलों की बड़ी ताकत के रूप में उभरने पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि ये खत्म हो चुकी ताकतें थीं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने स्वार्थ के लिए इन्हें जिंदा कर दिया। बता दें कि इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं और ओवैसी ने एआईएम को बिहार में एक राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया है। इधर वाम दलों ने 16 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में जोरदार वापसी की है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर है। बीते 24 घंटे में 7000 से अधिक नए केस सामने आए हैं और 80 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कोरोना के कहर के बीच सबको बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार से कहा कि वैक्सीन वितरण पर रणनीति बनाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि सरकार को वैक्सीन वितरण रणनीति बनानी चाहिए ताकि हर भारतीय को कोविड-19 वैक्सीन मिले। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि भले ही फाइजर ने एक आशाजनक टीका बनाया है, लेकिन इसे हर भारतीय को उपलब्ध कराने के लिए लॉजिस्टिक्स को काम करने की जरूरत है। भारत सरकार को एक टीका वितरण रणनीति बनानी चाहिए और देखना चाहिए कि यह प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्नब को अंतरिम जमानत दे दी है। खुदकुशी के लिए उकसाए जाने वाले आरोप के मामले में अर्नब सहित 2 आरोपियों को भी जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने जेल प्रशासन और कमिश्नर को आदेश का पालन होने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि वो नहीं चाहते कि रिहाई में 2 दिनों की देरी हो। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन यानी कि रेगुलेशन ऑफ डिजिटल मीडिया टीवी से ज्यादा जरूरी है और अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज या कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है। कैबिनेट सचिवालय की ओर से मंगलवार रात जारी एक अधिसूचना के मुताबिक नेटफ्लिक्स जैसे ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं को भी मंत्रालय के दायरे में लाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर वाली इस अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने नियमावली 1961 को संबोधित करते हुए ये फैसला किया है। अधिसूचना के साथ ही ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सूचना व प्रसारण मंत्रालय को ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध फिल्म, ऑडियो, वीडियो, न्यूज और
करंट अफेयर्स से संबंधित सामग्रियों की नीतियों के विनियम का अधिकार मिल गया है। अधिसूचना के मुताबिक इन नियमों को भारत सरकार 357वां संशोधन नियमावली 2020 कहा जाएगा। ये एक ही बार में लागू होंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से फार्मास्यूटिकल फार्म भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए जा रहे कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का चिकित्सीय परीक्षण शुरू हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मंगलवार को पहले वॉलंटियर के तौर पर अपना नाम रजिस्टर करवाया। यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ये चिकित्सीय परीक्षण होना है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने अन्य लोगों को भी ट्रायल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। आईटी क्षेत्र की कंपनी विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी ने इस साल समाज सेवा के कार्यों में सबसे ज्यादा दान दिया है। प्रेमजी ने वित्त वर्ष 2020 में हर दिन 22 करोड़ रुपए दान किए, यानी पूरे साल में उन्होंने 7,904 करोड़ रुपए का दान किया। ये वित्त वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय बनकर उभरे हैं। डोनेशन देने के मामले में इन्होंने HCL टेक्नोलॉजी के मालिक शिव नाडर को पीछे छोड़ा और सूची में सबसे ऊपर जगह बनाई है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में भाजपा के राज्यसभा सांसद उदयन राजे भोसले के आवास से चांदी की पुरानी पिस्तौल चुराने के आरोप में 26 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दीपक सुतार ने हाल ही में भोसले के आवास जल मंदिर पैलेस में श्रमिक के रूप में काम किया था। शाहपुरी पुलिस थाने के सहायक निरीक्षक विशाल वाइकर ने कहा, सुतार पिस्तौल को जल मंदिर पैलेस से सोमवार को चुरा कर ले गया था। इसकी कीमत 1,40,000 है। सतारा में एक सुनार को ये पिस्तौल बेचने जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। वाइकर ने बताया कि सुतार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पिछले सप्ताह हुए राष्ट्रपति चुनाव में हार को स्वीकार नहीं करना शर्मनाक है, मगर बाइडेन ने जोर देकर कहा कि सत्ता परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ट्वीट किया है कि आखिरकार उनकी ही जीत होगी। ट्रंप ने मंगलवार को कई ट्वीट किए, फिर मतदान में गड़बड़ी होने की शिकायत की और लिखा, हम जीतेंगे। हालांकि उनके ट्वीट को एक बार फिर ट्विटर ने विवादास्पद करार दिया। ट्रंप पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि बाइडेन की जीत चुनावी भ्रष्टाचार से हुई, मगर इसका कोई सबूत नहीं दिया। आर्मीनिया, अजरबैजान और रूस ने नागोर्नो काराबाख के विवादित हिस्से पर सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने इस समझौते को अपने और अपने देशवासियों के लिए दर्दनाक बताया है। 6 सप्ताह से अजरबैजान और जातीय आर्मीनियाई लोगों के बीच जारी इस युद्ध के बाद अब यह समझौता किया गया है। अमेरिका के निवर्तमान विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि देश में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन की जीत और निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप की हार स्वीकार नहीं की है। पोम्पियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। हम तैयार हैं। दुनिया देख रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। हम हर एक वोट की गिनती करने वाले हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में सामने आए हैं। एक्टिव केस के मामले में भी अमेरिका पहले नंबर पर है। अब एक बार फिर कोरोना के जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। यूएस में पिछले 24 घंटों में वायरस के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ये आंकड़े जारी किए हैं। यूनिवर्सिटी शुरुआत से ही देश में कोरोना के मामलों पर नजर बनाए हुए है। कोरोना के चलते अमेरिका के सभी अस्पतालों में मरीज इलाजरत है। अमेरिकी प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। प्रशासन नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाने की हिदायत दे रहा है। अमेरिका की फार्मा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फाइजर और उसकी जर्मन पार्टनर बायोएनटेक ने बीते सोमवार को घोषणा की थी कि उनकी वैक्सीन कोरोना के इलाज में 90% तक कारगर है। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।